भाइयों को, बहनों को नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं राजा रहबर खान, बांद्रा का एक्स म्युनिसिपल काउंसलर और मेरी वाइफ भी यहाँ से एक्स म्युनिसिपल काउंसलर बांद्रा वेस्ट से रही है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले जो यहाँ के एक सीनियर लीडर एनसीपी के और हमारे बड़े भाई समझो बाबा सिद्दीकी, उनके ऊपर जो ये हादसा हुआ, जो गोलियां चलाई गई और जो दुखद उनका निधन हुआ, उससे हम लोग सब शौक है, परेशान हैं। और मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं कि हमेशा वो अमर रहे और उन्होंने जो भी बांद्रा के लिए किया, खार के लिए किया, सांता क्रूज एज एमएलए आमदार, हम उसके शुक्रगुजार है। और जो भी और चीज़ें उन्होंने की है उसके लिए हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। और ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी मगफिरत करे, उनको खुशियाँ दे, उनके परिवार को हिम्मत दे, सब्र दे। ये मुश्किल घड़ी में उनको सब्र दे अल्लाह ऊपर वाला, और खुशियाँ दे और हर मुसीबत हल बला से बचाए। आज मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के इलेक्शंस कभी भी अनाउंस हो सकते हैं और आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बाद हम ये वीडियोस नहीं बना सकेंगे क्योंकि हमको सब आचार संहिता में इलेक्शन कमीशन का परमिशंस लेना पड़ेगा और उसके बाद थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है। आज ये ज़रूरी इसलिए हो गया है ये कि हमको जो 10 साल से हमारे आमदार हैं, हमने जिनको चुन के वोट देके चुना है, बांद्रा, खार, सांता क्रूज के लोगों ने, जिसको 177 बांद्रा वेस्ट असेंबली वांद्रा भी बोलते हैं, उनके बारे में कुछ बातें करनी थी हमको। क्योंकि मैं भी एक पॉलिटिकल इंसान हूँ, मैंने भी टिकट मांगा हूँ कांग्रेस पार्टी से और पता नहीं टिकट किसकी होती है। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट दे वो उनका डिसीजन होगा, लेकिन मैं मेरी तरफ से जो मैं जानता हूँ, जितनी जानकारी मुझे है और जो मैंने स्टडी किया हूँ इतने साल में, यहाँ पर जिस तरीके से काम हो रहा है और जो इश्यूज मेरे सामने आते हैं, पब्लिक के इश्यूज, पब्लिक के बीच में रह के मुझे जो पता चलता है, उसका आपके सामने बात लाना ज़रूरी है। और कुछ सवाल जो मैं करना चाहता हूँ हमारे आमदार साहब से, और मैंने एक पहले के वीडियो में भी कहा था कि जो मैं ये इश्यूज बोलूँगा, जो भी बहुत से इशू है, शायद मैं कुछ भूल भी जाऊँ, लेकिन मैं जितने इश्यूज बोलूँगा मैं राजी हूँ उनके साथ बैठ के इसके ऊपर डिबेट करने को, और उसके ऊपर मैं उनके भी बात सुनना चाहता हूँ और मैं डिबेट करना चाहता हूँ। क्योंकि ये इश्यूज जो है आम जिंदगी से जुड़े हुए, लोगों की छतों से जुड़े हुए हैं, ज़मीन के मुद्दे से जुड़े हुए हैं और डेवलपर्स से जुड़े हुए हैं, तो मूल सुविधाएं से भी जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें इनकी जिम्मेदारी जो रहती है, इसलिए मैं इनसे सवाल करूँगा। सबसे पहले मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि आज 30 महीने हो गए हैं म्युनिसिपल काउंसलर का जो इलेक्शंस है, हम लोगों का जो इलेक्शंस होता है म्युनिसिपल काउंसलर, जो बॉम्बे का, मुंबई का और महाराष्ट्र के अन्य शहरों का, ये सब रोक दिया गया है। कुछ ना कुछ वजह से बहाने बना के ये रोक दिया गया। आज हर मुंबई का हर इलाका विदाउट म्युनिसिपल काउंसलर्स है, यहाँ कोई म्युनिसिपल काउंसलर नहीं है। 30 महीना एक बड़ा अरसा होता है और हमारे बीएमसी के जो फंड्स है वो ये गवर्नमेंट यूज कर रही है। हमारे जो एफडी, फिक्स डिपॉजिट एफडीज थे और दूसरी चीजें हैं, ये सब यूज कर रही है। तो म्युनिसिपल काउंसलर के इलेक्शंस आपने नहीं कराए, यू हैव डिप्राइव्ड द सिटीजन्स ऑफ बांद्रा, खार, सांता क्रूज एंड मुंबई ऑफ म्युनिसिपल काउंसलर्स। म्युनिसिपल काउंसलर्स आर द कनेक्ट, ये कनेक्ट होते हैं सिटीजन्स और अधिकारियों के बीच में, जो डे टू डे मुद्दे हैं, सिविक इश्यूज और अदर इश्यूज, इंपॉर्टेंट इश्यूज विच आर कंसर्न्ड विद द लाइव्स ऑफ लोकल रेजिडेंट्स, ये नगर सेवक के थ्रू, म्युनिसिपल काउंसलर्स के थ्रू अधिकारियों पे जाते हैं और म्युनिसिपल काउंसलर्स उनको हाईलाइट करता है, उनको फॉलोअप करता है और लोगों की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करता है। तो सबसे पहले ये आवाम को जानना जरूरी है, 30 महीने से म्युनिसिपल काउंसलर्स नहीं है, पूरी जवाबदारी एमएलएस की होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एडमिनिस्ट्रेटर बिठाई है और एडमिनिस्ट्रेटर इनके कंट्रोल में है। जो भी डिसीजंस होते हैं बीएमसी के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो इनकी जिम्मेदारी हो गई है। फंड्स भी जो है इनके हाथ में आते हैं। इनॉग्रेशन जिन लोगों ने किया, हमारे जो
जो फैसिलिटीज थी बीएमसी जो प्रोवाइड करती थी लोगों को, प्लानिंग सेल जो होता है बीएमसी का, जैसे स्विंग मशीन है, मिक्सर है, और भी चीजें हैं जो इन्होंने अपने हाथ से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया, बीएमसी के अधिकारियों को अपने कंट्रोल में रख के लोगों ने किया है। और हमारे आमदार साहब ने भी ये सब चीज हर जगह की है, तो लोगों को पता चले कि ये बीएमसी के फंड्स थे और ये नगर सेवक जो होते थे, अगर होते तो ये लोग के थ्रू सब पब्लिक में जाता था ये, और इन्होंने बांटा नहीं बांटा ये इनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार है। खैर बहुत सी चीजें हैं बोलने के लिए, गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है, इलेक्शन का टाइम है, वोट लेने के लिए लाडली बहन और लाडला भाई और बड़े बड़े के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जमीनें दी जा रही हैं, और संस्थाओं को, ट्रस्ट को, इनकी पहचान वाली ट्रस्टों को, और बहुत से डिसीजंस हो रहे हैं। आप रोज अखबार उठा के पढ़िए, कहीं डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अखबारों में सब चीज आती है और उसमें पता चलेगा आपको किस तरीके से निर्णय हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, आज बीएसटी की बसेस जो हम रोज यूज करते हैं बम्बईकर्स, वो बंद होने के कगार पे है। उनका कहना है उनके पास फंड्स नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर ये गवर्नमेंट्स इतना करोड़ों रुपया, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स जो ये सब स्कीमों में डाल रही है सिर्फ वोट पाने के लिए, सबसे पहले इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि बीएसटी बस को दुरुस्त करे और न्यू बसेस लेके आए? बीएसटी बसेस वालों ने लिखा है, बीएसटी अथॉरिटीज ने, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को, बीएमसी को, कि भाई हमको बसेस की जरूरत है और अगर इस तरीके से रहा तो हम आगे बसेस नहीं चलेगी। लेकिन ये कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है और ये परिस्थिति आ गई है कि इतनी शॉर्टेजेस बसेस का, हमको ये बंद करना पड़ेगा। होप सो जल्दी से हम कांग्रेस की और दूसरी गवर्नमेंट आ जाए और हम लोग इसको दुरुस्त करेंगे। और भी चीजें हैं, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में ये था कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को, उसने ये कहा है कि जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी दे रही है, इतना कर्जा हो गया, 8 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया महाराष्ट्र स्टेट पे, और इसी तरीके से जो चल रहा है, अभी ऐसी परिस्थिति आ गई है कि 2 महीने के बाद इनके पास जो गवर्नमेंट के अधिकारी है, सैलरी जो एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में और अदर डिपार्टमेंट्स में, उनको सैलरी देने को भी तकलीफ होगी। तो आप समझ सकते हो किस पैमाने पे ये हो रहा है सब और किस तरीके से हो रहा है काम सिर्फ, और आप समझिए ये सिर्फ वोट पाने के लिए। अब आ जाते हैं हमारे बांद्रा खार साध्यक्रूज, जैसे बांद्रा के जो मसले हैं, बांद्रा खार साध्यक्रूज हमारे असेंबली क्षेत्र के जो मसले हैं, मैं आपको आज जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने वीडियो देखा था जिसमें हमारे आमदार साहब ने बांद्रा स्लॉटर हाउस का एरिया है जो बीएमसी की लैंड है, काफी बड़ी लैंड है वो, वहां पर अलग अलग स्कीम्स स्लम्स की हो गई है, बीएमसी चॉल्स है, वहां पर बीएमसी की लैंड है, करीबन 60,000 स्क्वायर मीटर लैंड है, जो जूना स्लॉटर हाउस था जब वो शिफ्ट हुआ यहाँ से 1972 में। उसके बाद ये जगह ओपन जगह थी, कुछ जमीन बीएसटी डिपो के लिए दी गई थी बांद्रा स्टेशन के पास, कुछ जमीन के ऊपर बीएमसी का गैराज बना दिया गया था, ट्रांसपोर्ट गैराज, वो अभी भी एग्जिस्टिंग है, और बाकी जमीन पड़ी थी जहां पर इनक्रोच होकर स्लम्स बन गए। और वहाँ ओरिजिनली 100 साल 100 साल पुरानी बीएमसी 8 बीएमसी चॉल्स है, चॉल नंबर 3, 4, 5 जो है वो स्लॉटर हाउस कंपाउंड अवामी स्कूल के सामने है, 6 और 7 जो है शास्त्री नगर में है, और चॉल नंबर 1 to 8 कामेश शरीफ में है। तो यहाँ पर वो डेवलपर्स का कुछ उद्घाटन करने गए थे, क्योंकि नया ट्रेंड उन्होंने शुरू किया है, जो डेवलपर्स उनके करीबी है उनके प्रोजेक्ट्स को वो नारियल फोड़ते हैं, भूमि पूजन करते हैं। तो मेरे सामने 2 वीडियोस उनके आए थे भूमि पूजन के, जहां पर उन्होंने परवेज लकड़ावाला की एक प्रोजेक्ट है वहां पर बीएमसी स्लॉटर हाउस में, चॉल नंबर 3, 4, 5 का चॉल है जो 100 साल पुरानी बीएमसी के स्टेट के जो टेनेंट्स है जो भाड़ा भर रहे हैं, इनके 70-80 साल से जो ये रेंट भरते हैं स्टेट डिपार्टमेंट बीएमसी को, उनके बाप दादा भी भरते थे, उनको स्लम की स्कीम में डाल दिया इन्होंने। आप समझो बात को, एक है नॉन स्लम जो रीडेवलपमेंट का इशू है, चॉल नंबर 3, 4, 5 जो बीएमसी का प्लॉट है, बीएमसी के टेनेंट है ये लोग स्टेट के, ये स्लम नहीं है, और इसको ये लोगों ने जो बाजू में जो स्लम थे उसके साथ मिला के स्लम स्कीम में डाल दिया है। ठीक है, अब चलो डाल दिए, कोई बात नहीं, डेवलपमेंट होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, अच्छी बात है। अब अगर तुमने इसको स्लम में डाल दिया तो चॉल नंबर 3, 4, 5 के जो रेजिडेंट्स है चॉल वाले,
टेनेंट जो रेंट भरते हैं उनको, और जो स्लम है, झोपड़े जो एनक्रोच हुए हैं, जो बाद में एलिजिबल होते हैं, उनके पास पुरावा होता है 1995 के बाद का, 2000 के बाद का, और अभी 2011 तक जो गवर्नमेंट का जीआर है, उनको इसके साथ समावेश कर दिया है। अब वो स्कीम तुमने ऐसी कर दी है कि जो 100 साल पुराने लोग रहते हैं उनको भी आप 300 का एरिया दोगे, और जो एनक्रोच होके आज 20 साल पहले जो घर बने हैं, या 15 साल जो पहले बने हैं, या जो 12 साल पहले बने हैं, उनको भी आप 300 फुट का घर दोगे। यानी स्लम को भी 300 फुट दोगे, और रीडेवलपमेंट की जो स्कीम थी इनकी ओरिजिनली बीएमसी चौल की, उसको भी आप 300 फुट का घर दोगे। मुझे एक चीज ये बताइए, डेवलपर ने वहां पर ये बताया कि ये स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी एमएमआरडी का लेआउट है। यस, ओके, इट इज लैंड, इट इज द बी ब्लॉक में आता है बीएमसी के, एमएमआरडी के बी ब्लॉक में। एमएमआरडी एनओसी के लिए थोड़ा सा ये कर रही थी, बोले स्लम की आप एनओसी ले लो, ठीक है। आप मंत्री, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के मंत्री थे 10 साल से, आप 2014 से अभी तक, आप आफ्टर देवेंद्र फडणवीस जी, आप सेकेंड मोस्ट पावरफुल लीडर हो बीजेपी के, सरकार आपकी है, आपका इतना रसूख है, आपने यूडी डिपार्टमेंट से ये जो चीज थी इसको क्यों नहीं करा के ली कि 2 स्कीम होना चाहिए साइमल्टेनियसली, एक स्लम और एक नॉन स्लम। नॉन स्लम उनके लिए चौल नंबर 3, 4, 5, और आगे जाके जो सामने की तरफ कामे शरीफ एरिया है जहां पर रिद्धि सिद्धि चौल नंबर 1 to 8, उनके लिए भी जो टेनेंट्स है स्लम चौल के, उनको भी, और शास्त्री नगर में जो चौल नंबर 6 और 7 है उसके अंदर भी जो टेनेंट्स है चौल्स के, जो 100 साल से जिनके बाप दादा रेंट भरते स्टेट के टेनेंट्स है, उनको भी एरिया बढ़ के मिले, क्योंकि वो रीडेवलपमेंट का है। तो अगर आप ये चीज करवा देते गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र यूडी डिपार्टमेंट से एमएमआरडी की एनओसी लेने के बाद, तो इनको 425 का एरिया मिलता था जो चौल्स वाले हैं, चौल नंबर 3, 4, 5 को भी मिलता था, चौल नंबर 6 और 7 को शास्त्री नगर में भी मिलता था, चौल नंबर 1, 2 and 8 कामे शरीफ में इनको भी मिलता था, और जो स्लम वाले हैं उनको 300 मिलता था। चलो, जस्ट एंड फेयर होता था। आपने बड़ी बड़ी बातें की उस दिन कि भाई मैंने ये बहुत मेहनत किया, ये किया, मैंने ये सब करके लाया। सर एमएलए साहब, आप 2014 में यहाँ से जीते हो, आप उसके पहले सेंटा क्रूज में एक म्युनिसिपल काउंसलर थे। मैं 2007 में यहाँ पर म्युनिसिपल इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड म्युनिसिपल काउंसलर था, और अभी तक मेरी वाइफ थी यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसलर। आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ की रोज की जो मुसीबतें थी, जो तकलीफ थी, एक एक चीज में मेरे कंधे पे लेके मैंने सॉल्व किया। ये पूरे जितने स्लॉटर हाउस कंपाउंड है, कामे शरीफ है, शास्त्री नगर है, महाराष्ट्र नगर है, बीएमसी चौल 3, 4, 5 में तो ये इशू था कि यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं थी, यहाँ पर अंदर लाइट्स नहीं थी। स्लॉटर हाउस 1972 में जब चला गया था तो जरा भी यहाँ पर लाइटिंग नहीं थी, कोई पोल्स नहीं थे, मैंने नए पोल्स लगाया। यहाँ पर ड्रेनेज का इतना बड़ा इशू था, घर से लोग निकलते थे तो गंदे पानी में इनको ड्रेनेज के, टॉयलेट के पानी के अंदर पैर रख के बाहर आना पड़ता था, और इतने इश्यूज थे वहां पर। वो सब चीज को मैंने बैठ के एक एक सॉल्व किया इतने साल में। बालवाड़ी बना के दिया उनको, के छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते थे उसको रिपेयर करके दिया। चौल नंबर 3, 4, 5 को स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट डिपार्टमेंट बीएमसी का मैंने फंड्स लाया, मैंने उसको रिपेयर करवाया, सीढ़ियां बनवाई उनकी, उनको जाने को हिलती थी सीढ़ियां, मैंने बनाई। और इतने इश्यूज है डे टू डे, वहां के लोग जानते हैं ये सब चीजें। ये जो रीडेवलपमेंट का जब प्रोजेक्ट इस्लाम एसआरए का प्रोजेक्ट आया, आप C1 डिक्लेयर हो चुका था, आपने ये C1 डिक्लेयर करवाया, एक ही स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट आपने बनवाई 8 चौल की। जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 चौल है, लेकिन सब लोकेटेड ऑन डिफरेंट सीटीएस नंबर्स। जैसे 1, 3, 4 and 5 डिफरेंट सीटीएस नंबर पे है, सीटीएस नंबर 98 में है, सीटीएस नंबर 111 पे है, 112 है, 113 पे है, वो अलग एरिया है। शास्त्री नगर का चौल नंबर 6 और 7 वो अलग सीटीएस नंबर पे है, और कामे शरीफ में जो है चौल नंबर 1, 2 and 8 ये अलग सीटीएस नंबर पे, और दूर दूर है, काफी दूर है। ये सब चीजें अलग अलग स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए। आपने एक ही स्ट्रक्चरल ऑडिट में 8 चौल को C1 करवा दिया, आपने उसके ऊपर कुछ वो नहीं किया, जबकि 3 ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए डिफरेंटली।
क्योंकि सब अलग अलग CTS नंबर है। चॉल नंबर 5 सिर्फ डिलेबेटेड थी, जो ग्राउंड +2 की थी, बाकी चॉल्स कोई C1 नहीं थे। हम बार बार बोलते गए, लेकिन ये चीजों के ऊपर विनायक विस्पुते और उनके पहले शरद उगाड़े जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर थे, इन लोगों ने नहीं सुना। स्टेट डिपार्टमेंट्स का प्रेशर रहता था, आपका इन अधिकारियों पे आपका प्रेशर रहता था, आपने इनको परेशान किया। आपने BMC को भेजा, घड़ी घड़ी लाइट पानी काटने आ जाते थे, इनको खाली कराने को, इलेक्शन को आ जाते थे। ये लोगों ने कोर्ट में गए, लॉकडाउन के टाइम पे इनको तकलीफ दी गई, परेशान हो गए थे ये लोग। तो बोलने की बात ये है कि जो C1 नहीं है, तो हमारा फर्ज है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, आप भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, मैं भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, तो हमारा फर्ज है देखना कि किसका घर डिलेबेटेड नहीं है। जबरदस्ती अगर गलती हो गई है या कुछ चूक हो गई है, उसको दुरुस्त कराना कि भाई नहीं, आप डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑडिट करिए, ये चीज भी नहीं है। हमारे को आंख से जो दिखता है कि ये डिलेबेटेड नहीं है, और जो है वो नहीं किया आपने। आपने एक ही इसमें सबको वो करके इविक्शन घड़ी घड़ी वो विस्पुते, विनायक विस्पुते घड़ी घड़ी वहां इविक्शन का वो लेके आ जाता था, और ये चीजें हुई, परेशानी हुई, कोर्ट जाना पड़ा। मैंने उनकी मदद किया कोर्ट जाके, तो इतने साल वो लोग यहाँ रुके। फिर वो लोगों ने मजबूरी में एक डेवलपर अपॉइंट किया, परवेज लकड़ावाला को, और उसके बाद हमने ये कहा कि अभी जब परवेज लकड़ावाला यहाँ डेवलपर आ चुका है, वो रेंट देगा, उसका प्रोसीजर हो जाने के बाद वो प्रॉपर वो चीज होना चाहिए। इविक्शन नहीं करिए आप लोग, वो खुद से जब वो भाड़ा देगा, रेंट देगा, ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे और उसका काम शुरू होगा CC आने के बाद, और वो डेवलपमेंट को और उनको वहीं बना के मिलेगा। तो बोलने की बात ये है कि आपने जो चॉल्स वाले थे, टेनेंटेड स्टेट के टेनेंट्स थे, उनके लिए आपने नॉन स्लम में 425 स्क्वायर फीट एरिया के लिए नहीं फाइट किया, उनको नहीं करा के दिया। आपके पास पोजीशन है, आप बड़े नेता हो, आप एक्स मिनिस्टर हो, आपने नहीं किया। ये अगर कर देते तो चॉल नंबर 6 और 7 जो पाइनियर डेवलपर रफीक मंडेलिया जी कर रहे हैं वहां का शास्त्री नगर का काम, वो भी उनको भी 425 का एरिया मिलता। और कामेश्वरी जो रिद्धि सिद्धि जो अभी तक खड़ा हुआ है, जो स्ट्रक्चर्स, अभी भी आपके पास मौका है, अगर वो आप करवा देते हो नॉन स्लम, और क्योंकि वो स्लम नहीं है, वो टेनेंटेड है, वो रेंट भरते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के टेनेंट्स है। अब इनको एमेलगेट कैसे कर सकते हो तुम? उसको SRA में कैसे ले सकते हो? स्लम जो एनक्रोच होके बनता है वो SRA, गलीच बस्ती बोलते हैं जिसको, ये तो चॉल्स है BMC के। तो ये चीज करना जरूरी था, आपने नहीं करा है। अभी भी काबे शरीफ में चॉल नंबर 1, 2 और 8 3 चॉल्स है, गरीब लोग है वहां पर, आपके पास टाइम है, आप वो करा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और भी इश्यूज है। लॉकडाउन के टाइम पे इतनी तकलीफ थी वहां पर लोगों को, कुछ नहीं किया मैंने, खड़े रह के सब लॉकडाउन में लोगों को मदद किया, अनाज दिया, खाना खिलवाया, टेस्टिंग कराया डॉक्टर्स को लेके, किट पहन के लोगों को अपनी जिंदगी दाव पे रख के मैं डॉक्टरों के साथ घर घर जाके टेस्टिंग करवाया। लोगों को जिनको कोविड हो जाता था उनको मैं एडमिट करवाया, मैंने खाना बाहर से अरेंज किया, लोगों को हर चीज की सुविधा देखा मैंने किया। मैंने वहां के लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था, मैंने अवामी स्कूल के गेट्स खुलवा के दिए, वहां पर उनको वेजिटेबल बेचने को लगाया, तो ताकि लोगों को मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व हो जावे, तो वो लोगों का आसान हो गया। वहां से वो लोग ये करते थे। तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो वहां मंच पे आके, डेवलपर्स आपको बुलाते हैं, आप वहां पर मौका मिलता है, माइक मिलता है आपको, आप ये सब बोलते हो कि मैंने ये किया। आवाम को पता है, डेवलपर्स आपको नहीं बोल सकते ये चीज, क्योंकि वो आपके आगे नहीं जाएंगे। तो वो सच्चाई पब्लिक को बताना जरूरी है, और दूसरे लोगों को भी जो यहाँ की सच्चाई जिनको नहीं मालूम। तो ये हो गई छोटी सी बात यहाँ की, और बोलने को और भी बहुत कुछ है। और दूसरी बात फिर आगे आते हैं, शास्त्री नगर, महाराष्ट्र नगर नंबर 1, ये पाइनियर डेवलपर्स और ग्रेस डेवलपर्स, 24,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है ये BMC का, वहीं पर है। और यहाँ पर इतने इश्यूज थे क्योंकि 2002 में यहाँ पर डेवलपर आए थे, 2003 में एनेक्चर बना था, तो यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि इतने साल में ये डेवलपर ने काम नहीं किया, और जो एग्रीमेंट्स हुए थे जो 22 साल पहले हुए थे, एक ऑर्डिनरी स्टैम्प पेपर पे नोटरी होके हुए थे, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, और जो लोगों का नाम एनेक्चर में है वो मर गए हैं आधे, और आधे लोग ने बेच दिए हैं। तो अब मुझे बताइए, अब जो एनेक्चर में नाम है, तो वो जरूरी है ना वो 2024 में उसको रिवाइज करना,
कि भाई रिवाइज करके जो भी एग्जिस्टिंग लोग हैं उनका नाम डलवाना, कि भाई घर में ये रह रहे जिन्होंने बेच दिया उनका नाम आना एनेक्शर में, जो लोग ने जिनके पेरेंट्स मर गए हैं जो वो की, वो भी नहीं किया आपने। आपने ये चीजें जो होती थी जैसे रेंट का, अब जो रेंट डेवलपर दे रहा था वो बहुत कम था। बांद्रा खार सेंटा क्रूज में घर नहीं मिल, बांद्रा में खासकर घर नहीं मिल रहे थे वो रेंट में। जुलाई के महीने में बारिश शुरू होने के बाद, स्कूल शुरू होने के बाद विनायक विस्पुते ने मना, पब्लिक के मना करने के बावजूद, सोसाइटी के मना करने के बावजूद डेवलपर के साथ मिलके यहाँ पर, अभी ये तो मैं बोल सकता हूँ ना कि आपको भी बताया गया था कि जुलाई का महीना है, ये रेंट में भाड़ा में घर नहीं मिल रहा है, उसको बोलो ट्रांजिट कैंप यहाँ बनाने के लिए ये यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे, कि 24,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है और डेवलपर और इनको खाली कराने देख रहा है जुलाई के महीने में जब स्कूल चालू हो गए। अब जब अगर रेंट कम है तो जरूरी है कि ये लोग जाएंगे बाहर, इनको जहां सस्ते में मिलेगा घर वो रेंट में मिलेगा, तो ये लोग दूर मीरा रोड बहंदर जाएंगे, तो जो 1400-1500 लोग के घर है वहां पर, तो वो बच्चे स्कूल उनका छूट जाएगा। कोई भी पेरेंट्स मीरा रोड से, नाला सोपारा से और भयंदर से बच्चों को पढ़ाने रोज तो नहीं ला सकता। तो एडुकेशन आपने डिस्टर्ब कर दिया उनका, पूरी कोशिश थी कि वो डिस्टर्ब करने को, आपने कोऑपरेट नहीं किया। यहाँ तक कि डेवलपर ने ये बोल दिया कि अगर आपको ये डिमोलिशन रुकवाना है, इविक्शन और डिमोलिशन, जो आपने 20 जुलाई 2023 में करवाया और फिर 23 जुलाई को दूसरी 304 घर को नोटिस दिया नाले के बहाने, ये जब डेवलपर से सोसाइटी मिली तो डेवलपर कहता है अगर आपको ये रुकाना है तो आप जाके आमदार साहब के पास गिड़गिड़ाओ। सोसाइटी को बोला और मैं गवाह हूं उस चीज का, मैं बैठा था। तो आप बताइए, या तो कोर्ट जाओ, ये उसके अल्फाज थे। अब आमदार साहब के सामने गिड़गिड़ाओ, यानी उसको ये एश्योरेंस था कि अगर आप बोलोगे, आमदार बोलेगा तो मैं नहीं रोक दूंगा, विस्पुते भी रोक देगा, असिस्टेंट कमिश्नर भी नहीं एक्ट करेगा। यानी आपका इतना रुसूख है। तो मजबूरी में ये बेचारे सब परेशान हो गए। मैंने इनको लेके फिर कोर्ट गया, मैंने वहां पर लड़ाई लड़ा और ये लड़ाई में हमने फ्रेश सर्वे जो 2011 तक के लोग एलिजिबल होते हैं उनके लिए करवाया। 20-22 साल हो चुके थे एनेक्चर बन के, उसके बाद के सब स्लम्स को इंक्लूड करवाया। अभी उनकी पात्रता बाकी है, उनका रेंट बढ़वाया, 10% रेंट बढ़वाया, हर साल उनको रेंट बढ़ाना पड़ेगा। उनको न्यू एग्रीमेंट्स वो मांग रहे थे कि जूने एग्रीमेंट्स वो ऐसे ही थे, ताबा पत्र नया मांग रहे थे कि अगर डेवलपर के हाथ में हम घर देंगे तो हमारे को लिख के तो कुछ देना चाहिए। नया एग्रीमेंट का फॉर्मेट बनाया, नया ताबा पत्र का फॉर्मेट बनाया, इनको दिलाया। खरीदी बिक्री वाले जो थे उनको भी एक डॉक्यूमेंट्स दिलवाया जिसमें जिनसे वो खरीदे उनका नाम ऊपर लिखाया गया एग्रीमेंट पे, और नीचे जो अभी एग्जिस्टिंग ऑक्यूपायर है जो रह रहे घर में उनका नाम। तो ये अगर ये सब आपका काम था, आपने ये नहीं करवाया, ये मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी और मेरे पैसे पे मैंने लड़ा। मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया, किसी से एक पाई नहीं लिया। वहां के जितने लोग हैं वो जानते हैं। वो छोड़ दो जो बिल्डर की पगार पे और आपके जो कार्यकर्ता है वो क्या बोलते हैं, वो तो कभी मेरी अच्छी बातें तो नहीं बताएंगे ना, वो तुम्हारी बातें बताएंगे, तुम्हारी लाल करेंगे। लेकिन ये हकीकत है और हकीकत छुपाई जा सकती लेकिन दफन बाहर नहीं आएगी ऐसा नहीं है, सबको पता है। और झूठ थोड़े दिन का होता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। आपने कोई मदद नहीं की, स्टेज से आपने बड़ी बड़ी बातें की उस दिन। रफीक मंडेलिया जी ने जो प्रोग्राम रखा था उस दिन भी, और परवेज लकड़ावाला ने जो प्रोग्राम रखा उस दिन भी, हमने परवेज लकड़ावाला को पहले ही बोल दिया था कि भाई ये घर में जब घुसेंगे लोग, जब होने के बाद बिल्डिंग बनेगी, उसमें आपको ये देखना है कि फैन, लाइट्स, एक छोटा फ्रिज, एक टीवी जो 20-22 हजार रुपए में पड़ता है वो आपको देना है। और ये लोग सिर्फ अपने कपड़े लेके आएंगे, आपको देखना है, या उनका कबर्ड्स होगा वो लेके आएंगे, बाकी हर चीज आपको प्रोवाइड करनी है। दूसरा, ये सेम चीज हमने पायनियर डेवलपर्स को भी बताई है कि भाई ये चीजें शास्त्री नगर और महाराष्ट्र नगर के अंदर भी ये है। जब कोर्ट के हमको ऑर्डर्स मिले, कोर्ट ने हमारे फेवर में बोला, उसके बाद जब बैठ के सोसाइटी, रेजिडेंट्स, इतनी बड़ी मीटिंग हुई, उसमें रफीक मंडेलिया थे,
राजन शाह थे और भी उनके जो पार्टनर्स थे वो थे। तो इनको क्लियर कट बोल दिया गया था कि ये सब चीजें आपको देना है। बाद में आके आप ये चीज माइक पे बोलते हो, उसका वीडियो वायरल करते हो, ये चीजें कोई वो नहीं है। ये सब चीज हमने गरीबों के लिए पहले से वो करी। आपके जो मूल काम थे आपने नहीं किए। जैसे मैंने बताया कि स्टेट के टेनेंट्स जो चौल के थे उनको आपने 425 एरिया का घर दिलाने का कोई कोशिश नहीं की, उनको स्लम के साथ समाविष्ट कर दिया, 300 फुट का कर दिया। शास्त्री नगर महाराष्ट्र नगर के लोगों का एग्रीमेंट चाहिए था, न्यू सर्वे चाहिए था, सबका वो आपने नहीं कराया। उसके लिए जद्दोजहद करके कोर्ट से हमको लाना पड़ा, 1 साल लड़ना पड़ा जाके हमारे को। तो ये सब चीज आपको करनी थी, आपने नहीं की। दूसरी बात पे हम आते हैं आगे। नित्यानंद नगर एक बहुत बड़ा स्लम है यहाँ पर, रेक्लेमेशन, बैंड्रा रेक्लेमेशन में बस डिपो के बिल्कुल सामने जो रोड सीलिंग के लिए जाता है वह लेफ्ट में 18,000 स्क्वायर मीटर का माडा का प्लॉट है। CTS नंबर 791 में आता है ये। और यहाँ पर कुछ साल पहले एक डेवलपर ने एग्रीमेंट्स किया 2016 में, और विजार्ड नाम का कंपनी थी, सत्यन टंडन, उनके साथ बाद में बाबा दीवान करके, नॉट ऑन पेपर, और एक संजय चाबड़िया करके रेडियस डेवलपर्स, ये सब मिलके ये लोगों ने यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना के, सोसाइटी को बेवकूफ बना के इनका कंसेंट लिया, इनको कुछ गरीबों को पैसे दिए, लालच दिए कि हम आपको बना के देंगे, यहाँ पर हम आपको ये एग्रीमेंट किए। आप आमदार थे 2014 से अभी तक, आप आमदार हो, आपके पीरियड में ये सब हुआ। माडा की लैंड है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की। ये डेवलपर जो है सत्यन टंडन, विजार्ड ग्रुप, बाबा दीवान और संजय चबरिया, ये लोगों ने मिलके एक साजिश रची और ये इनके कंसेंट और एग्रीमेंट्स बना के वहां सबमिट किया और LOI ले लिया SRA से। 18,000 स्क्वायर मीटर की जमीन, प्राइम लोकेशन जमीन, दरिया के करीब। इसकी लोगों ने LOI लाने के बाद यस बैंक में मॉर्गेज कर दिया LOI को, और वहां से 727 करोड़ का लोन लिया। अब अगर आप एक्स मिनिस्टर हो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, आपका क्षेत्र है, और आप बोलोगे ये मुझे नहीं पता था, तो ये बात किसी को हजम नहीं होगी। आप के कार्यकाल में 725 करोड़ 27 करोड़ लोन लिया जाता है यस बैंक से। एक ईंट तक नहीं रखा है वो डेवलपर ने। उसके बाद जब यस बैंक का ये पूरा स्कैम ओपन हुआ, उसमें ये आया कि 727 करोड़ रुपया ये लोगों ने नित्यानंद नगर CTS नंबर 791 18,000 स्क्वायर मीटर का LOI निकाल के इसके ऊपर लोन लिया है। CBI की इंक्वायरीज चालू है अभी भी। सत्यन टंडन अरेस्ट हो गए, संजय चाबड़िया रेडियस डेवलपर्स वो अंडर अरेस्टेड है, बाबा दीवान वो अरेस्टेड है, और भी जो केसेस है, और ये भी एक केस है उसमें। तो आप नाकाम रहे इसमें भी। आपने बिना वो एक ईंट लाए, सबके सब घर वैसे ही खड़े हैं वहां पर, 400 घर वहां खड़े हैं 18,000 स्क्वायर मीटर पे, प्राइम लोकेशन। लेकिन आपने ये चीज होने दी, और आज गवर्नमेंट का पैसा, बैंक का पैसा, इस तरीके से वो लोगों ने क्या किया। 727 करोड़ रुपया हमें नहीं पता ना, वो जमीन उनकी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जमीन पे 727 करोड़ LOI लेके वो लोगों ने लिया। मैंने आपको नाम बता दिया है, आपने उसमें भी कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद अभी कुछ महीनों पहले 54 एकर्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लैंड, उसके पीछे जहां पर MSRDC ऑफिस बना है टेम्पररी, और जय कुमार को जो मेट्रो का शेड, मेट्रो का जो वर्कशॉप के लिए जगह दी गई, 54 एकर्स बहुत बड़ी जमीन होती है। ये तुमने सी शोर लैंड, दरिया के सामने बिल्कुल लैंड है, प्रोमिनेंट जो हमारा है बैंड्रा का, वहां पर रिक्लेमेशन का, उससे लगकर है पूरी वो लैंड, पूरी लैंड। वो लैंड माडा की थी और MSRDC को जबरन ट्रांसफर करवाई दी गई। ये ओरिजिनली लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए रिक्लेम हुई थी ये लैंड। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी थी माडा को, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड जो था, फॉर लो इनकम ग्रुप हाउसिंग, LIG एंड MIG, इनके लिए बनाने के लिए जमीन 117 एकर्स रिक्लेम हुई थी, जिसमें से ये 54 एकड़ को बाद में MSRDC को आप लोग ने 2015 में 16 में ट्रांसफर कर दिया, माडा के नाम से उठा के MSRDC को परमानेंटली दे दिया। MSRDC से आप लोग ने टेंडर निकलवाया, 54 एकड़ लैंड आपने अदानी को उठा के दे दी। अब अदानी वहां पर अपना कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशंस करेगा। यहाँ के रेजिडेंट्स
जो आप पे इतना भरोसा करते हैं, हमारे रिक्लेमेशन के रेजिडेंट्स, चाहे वो यूनिकॉस के हो, चाहे वो अरुण कुमार वैद्य रहिवासी संघ के हो, ये लोग और भी जो रिक्लेमेशन ट्रांसिट कैंप के रेजिडेंट्स हो, ये सब आप पे इतना भरोसा करते हैं, आप पे यकीन करते हैं, आपने एक आवाज नहीं उठाई। आप इतने मुद्दे पर इसमें उठाते हो विधानसभा में, लेकिन ये मुद्दे पे ये रोकने को आपने गवर्नमेंट को नहीं करा, आपने नहीं रोका, और ये 54 एकड़ लैंड बिना पब्लिक के पूछे आपने कमर्शियल इनको एक्सप्लॉयटेशन को दे दिया। आपको पता है इससे क्या होगा? हमारे जो रिक्लेमेशंस की जो सोसाइटीज का रीडेवलपमेंट चल रहा है, एक के वैद्य रहिवासी संघ, अरुण कुमार वैद्य रहिवासी संघ, और यूनिकॉस का जो फेज 1, फेज 2, फेज 3, और ये 24 सोसाइटी रहिवासी संघ की, ये सब का रीडेवलपमेंट का काम अभी स्लो हो गया आपकी वजह से। ये 24 एकड़ लैंड देने की वजह से, 54 एकड़ लैंड देने की वजह से, क्योंकि अभी जो डेवलपर्स है वो लोग ने जो सोचे थे कि भाई हम लोग ये जो सोसाइटीज है, अरुण कुमार वैद्य रहिवासी संघ और जो यूनिकॉस, ये सब सी फेसिंग है, ओरिजिनली सी फेसिंग है। माडा ने ऑफिशियली अलॉट किया था इनको 99 ईयर्स की लिस्ट पे, और वो चीजों को उन लोगों का डेवलपर ने देख के उनको अप्रोच किया, अच्छा इंसेंटिव्स दे रहे थे, उनको अच्छा एरिया दे रहे थे, क्योंकि माडा का बहुत ये लोकेशंस पे माडा का एफएसआई बहुत अच्छा है, इंसेंटिव्स अच्छे हैं, 12-13 का एफएसआई मिल रहा है, तो डेवलपर्स को भी कमाने मिल रहा था और इनको भी अच्छा एक्स्ट्रा एरियाज जो दिया जा रहा था अच्छा। लेकिन आज ये ऐसा हो गया क्योंकि इनके घरों के सामने पूरा दरिया का जो सी शोर दिखता था, सी फ्रंट जो दिखने वाला था, वो जो अदानी को देने की वजह से वो पूरा अदानी का सब कमर्शियल डेवलपमेंट वहां आ जाएगा, और इनके पूरा जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट्स है, इनका रीडेवलपमेंट की स्कीम है, सब इफेक्टेड है। डेवलपर्स का माल नहीं बिकेगा, इसके वजह से सब डेवलपमेंट स्लो हो गया है। यहाँ पर 2 सोसाइटीज रुस्तम जी ने लिया था, वो भी बैकफुट पे जा रहा है, और यहाँ पर दूसरे जो डेवलपर्स है, जो हम नहीं पता ये कैसे कौन से डेवलपर्स है, इन लोगों ने सोसाइटी ने चुनी है, किस तरीके से आए हैं, पीएमसी के थ्रू आए हैं, बट ये सब लोग बैकफुट पे चल रहे हैं आज सिर्फ इस वजह से 54 एकड़ लैंड जो दरिया के पास अदानी जी को दी गई। तो अदानी को आपने सपोर्ट किया, आपने पब्लिक आपको चुन के देती है, पब्लिक पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू विल टेक अप दिस इश्यूज एंड फाइट फॉर देम, बट यू डिड नॉट। जो मैंने अभी तक बताया इसमें आपने नहीं सपोर्ट किया आपने, और आपने पता नहीं अदानी से आपका क्या है, दोस्ती है या क्या है, आपने अपोज नहीं किया। आपका क्षेत्र है, हो जाए प्रोमेनेट पे आपने बड़ा सा पुतला लगाया है, वहां पर फ्लैग होस्टिंग करते हो, और उसके बाद आप क्रिसमस में वहां पर पब्लिक के लिए डांस रखते हो, गाना रखते हो, लाइटिंग करते हो रिक्लेमेशन पे फंड से। जमीन आप 54 एकड़ वहां की उठा के दे दिया उनको। आपने ये नहीं सोचा कि पीछे जिनकी सोसाइटीज है उनको क्या इफेक्ट होगा उससे, यहाँ के दूसरे रहवासियों को क्या होगा, बांद्रा के रियल एस्टेट पे क्या होगा, कैसी तकलीफ आएगी इनको। जो लोग आधे अभी जितने लोग बाहर है जिनका टूट गया है, वो भी काम स्लो हो गया है, वो परेशान है बेचारे, सीनियर सिटीजन, सब ज्येष्ठ नागरिक लोग है बेचारे बाहर है, वो तो कितने अनसर्टेनिटी आपने फैला दी है। तो सिर्फ ये हो गया कि डेवलपमेंट स्लो हो गया है ये 54 एकड़ लैंड देने से, लेकिन आपने पब्लिक का साथ नहीं दिया जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। मुझे आके सब लोगों ने बोला, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं रिक्लेमेशन के, रहिवासी संघ के, अलग अलग सोसाइटीज के, यूनिकॉस के, वो लोग ने मुझे बताया है कि ये चीज के लिए अंदर इन्होंने नहीं रोका और इनको सपोर्ट करा है, और ये चीज आगे बढ़ रही है। अब मैं एक और बात बताता हूँ, रहिवासी संघ की जब बात निकली, ये लैंड्स काफी साल पहले सरकार ने इनको दी थी, क्योंकि ये लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए थी। MIG, मिडिल क्लास ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, इनके लिए ये रिक्लेमेशन हुआ था जो लैंड है, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड था उस वक्त, और जो इनको प्लॉट्स ऑफ लैंड्स दिया गया था, इन्होंने सोसाइटीज बनाई थी अपनी अपनी वेरियस अथॉरिटीज की तरफ से, जो जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में थे या दूसरे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ है, और ये लोगों को लैंड अलॉट की गई थी महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। इन लोगों को 99 ईयर्स का लीज का अलॉटमेंट लेटर दिया गया था। ये प्लॉट्स जब दिए गए थे, इनको कहा गया था कि आपको लीज डॉक्यूमेंट बाद में दे दिया जाएगा। ये इतने साल से ये लोग परेशान थे, अप्रोच करते थे, जो पहले के MLA हैं उनके पास भी, जो दूसरे थे अथॉरिटीज उनके पास, आप MLA बने, आपने वादा किया था इनको,
मुझे बताया लोगों ने कि आपने इलेक्शंस 2014 के टाइम पे भी 2019 के टाइम पे भी आपने वादा किया था इनको कि मैं ये 99 ईयर्स की लीज का करा के दूंगा आपको सबको परफेक्टली, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। आज जो सोसाइटीज रीडेवलपमेंट में जा रही है, उनके जो डेवलपर्स है उनको बड़ा बड़ा पैसा भरना पड़ रहा है, प्रीमियम दे के जो भी पैसा खिला के माडा में, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड में, और वहां से वो लीज का डॉक्यूमेंट बना के लेना पड़ रहा है। यानी इसमें भी आपने उनकी मदद नहीं की। जो डेवलपर्स को उन्होंने अपॉइंट किया है उन्होंने बताया कि राजा भाई इतना इतना प्रीमियम, इतने इतने करोड़ रुपया भरना पड़ रहा है, जब जाके माडा और वहां से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हमारे को, हमारी सोसाइटी को 99 ईयर्स का एनओसी वो ये दे रहे, अलॉटमेंट कर रहे हैं, लीज एग्रीमेंट दे रहे हैं। तो ये चीज भी आपने नहीं की, तो ये जरूरी है बताना। आप आते हो, आप वीडियो बनाते हो, न्यूज़पेपर में आपके ये आते हैं, ये इनॉग्रेशन है, ये भूमि पूजन है, मैंने ये किया वो किया, अच्छी बात है आपने किया, आपका काम है, आपको फंड्स मिलता है, वो आपको जरूरी है ये सब करना। लेकिन ये जो चीजें मैं बता रहा हूं तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब सोचते हुए आपने वादा किया था और ये लोगों ने आपका साथ दिया, आपको वोट दिया। They were expecting that you will give them results, but you have not taken up these issues and you have not solved their problems. और एक बात बैंड्रा रिक्लेमेशन की मैं बता देता हूं आपको। आपको पता होगा कि 33,000 स्क्वायर मीटर ग्राउंड वन जिसको बोलते 33,000 स्क्वायर मीटर्स माडा की ओपन लैंड, जहां पे सर्कस आता था, जो गणेश मंदिर के बिल्कुल बाजू में बैक साइड ऑफ रंगशाला, ये वहां यहाँ के रहवासी संघ रिक्लेमेशन की जो रेजिडेंट्स है सोसाइटीज के, जिनको माडा ने यहाँ अलॉट किया था प्लॉट्स, जो करीबन 50 साल हो गया है जिनको यहाँ रहते हुए, 45 साल हो गया जिनको यहाँ रहते हुए, और यूनिकॉस जो रिक्लेमेशन, न्यू रिक्लेमेशन है बस डिपो के सामने, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये लोग सब बहुत सालों से एक अपना खुद का, जैसे खार जिमखाना है, बैंड्रा जिमखाना है, ये लोग चाहते थे कि यहाँ एक जिम क्लब हो, एक जिमखाना हो, जहाँ पर बैंड्रा रिक्लेमेशन के लोग मेंबर्स बन सके और ये एक अच्छा यहाँ पर वातावरण हो, लोग यहाँ पर अपना अच्छे से फिजिकल एक्सरसाइज करे, योगा करे, और भी फैसिलिटीज रहे, स्विमिंग रहे, जॉगिंग रहे, और गेम्स होवे, और भी चीजें सोशलाइज होवे, यहाँ पर हॉल रहे, किसी की कोई प्रोग्राम हुआ तो उसको वो दे सकते थे लोगों को चीप रेट्स में। ये चीज वो अपेक्षित थे, बहुत सालों से वो फाइट कर रहे थे, ये चाहते थे, लेकिन आपने ये चीज को नजरअंदाज किया। यू डिड नॉट इवन आस्क देम, और आपने बिना किसी को पूछे, पता नहीं ये रविंद्र जोशी फाउंडेशन करके है, विंग्स स्पोर्ट्स क्लब किसका है हमें नहीं पता, आपने ये उठा के 33,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड इज गिवन टू अ प्राइवेट फाउंडेशन, रविंद्र जोशी फाउंडेशन। वो वहां पर अभी कमर्शियली उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। वहां पर जो जॉगिंग ट्रैक और दूसरी फैसिलिटीज वगैरह जो बनी है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के फंड से बनी है। आपने वो सब चीज अलॉट करके अभी दे दिया है इनको 2018 में, आपने उसके बाद 3-3 साल के लिए आप दिया जा रहा था, आपने रिकमेंड किया इनको अभी 2024 में कि इनको 30 साल के लिए दिया जाए। अब 30 साल का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हाउसिंग डिपार्टमेंट के थ्रू, आपने जीआर आ गया है, नोटिफिकेशन निकला एक हफ्ता पहले, और वो 30 साल के लिए आपने रविंद्र जोशी फाउंडेशन को वो लैंड दे दी है। अब मुझे बताइए, मैं भी बैंड्रा रिक्लेमेशन में रहता हूँ, मेरा घर पीछे है, बाजार रोड और बैंड्रा रिक्लेमेशन से लग के, मैं पैदा हुआ यहाँ पे। उसके बाद ये लोग 50-50 साल से रह रहे हैं, हमारा हक नहीं है? इतनी बड़ी लैंड थी, ये खाली पड़ी हुई थी सब, ये हमारा आमदार से हम अपेक्षा रखते हैं कि ये लैंड के लिए हम फाइट करें, हमारी लैंड के लिए फाइट करें और हमको सुविधा दिलाए। ये आपका क्षेत्र है, हम लोग अगर ये चीज प्रॉस्पर करते, हम लोगों को अच्छा कुछ फैसिलिटी मिलती है तो आपका नाम होगा, दे विल प्रेज यू कि नहीं आपने करा के दिया। आपने क्या कराया मुझे बताइए आप। मैं आज वो ग्राउंड में जा नहीं सकता हूँ, लोगों को जाने नहीं मिलता, सिक्योरिटी रोक देता है। अंदर पार्किंग होती है, जो मेंबर जो वहां पर पैसे देते हैं, जिनके बच्चे वहां आ रहे हैं कमर्शियली, जो वहां पर फीस दे रहे हैं,
उनकी कार की पार्किंग अंदर हो रही है, लेकिन हमारा ज्येष्ठ नागरिक जो वॉक करता है, हमारे दूसरे लोग जो फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उनके लिए अंदर जाना मना है, सिक्योरिटी रोक देता है, मुझे रोकता है। हम एक नगर सेवक के एरिया के हम पैदा हुए, मैं 30 साल लोग जानते हैं, मैं क्रिकेट खेल के ये ग्राउंड पे बड़ा हुआ हूं, आप भी जानते हो, आप भी मेरे अंडर में क्रिकेट खेले हो, मैं कैप्टन था, आपको मालूम है आपका। तो मैं ये ग्राउंड, मुझे आज सिक्योरिटी रोकता है, आप समझ लो ये चीज को। तो आपने क्या कर दिया है ये चीज, डू यू एग्री विद दिस ना? ये सही है, आपको लगता है? दूसरा, 2000 स्क्वायर मीटर की लैंड बिल्कुल स्पेस्टिक सोसाइटी और रंग शारदा के अंदर जाने के पहले लेफ्ट साइड में, जो गावस्कर को दिया गया था काफी साल पहले क्रिकेट एकेडमी के लिए। क्रिकेट एकेडमी के लिए गावस्कर जो हमारे इंडिया के क्रिकेटर थे, मशहूर क्रिकेटर, उनको दिया गया था। उन्होंने 1988 में, शायद 1988 से अभी तक 2023 तक इन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं कर रहे थे, उनको नहीं चाहिए था। फाइनली 23 में लास्ट मॉर्निंग माडा ने उनको लेटर दिया कि अगर आपको नहीं चाहिए, तो उन्होंने लिख के दे दिया। जैसे वो करके दिया, मैंने, मेरी वाइफ ने एज अ म्युनिसिपल काउंसलर यूडी डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को, पीएमसी को, डीपी डिपार्टमेंट को ये लिख के दिया कि यहाँ पर बहुत जरूरी है, ये लैंड पे डेब्रिस फेंकी जाती है और ये रोड टच लैंड है, 2000 प्राइम लैंड है। हमको फ्यूचर में जो डेवलपमेंट यहाँ रिक्लेमेशन में जो हो रहा है, जो अभी सब सोसाइटीज हमारी रीडेवलप हो रही है, तो और भी यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी फ्लैट्स की, रेजिडेंस की, कार्स आएगी, लोगों को पार्किंग की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी पार्किंग की प्रॉब्लम है। आप केसी मार्ग में देखिए, हर जगह पर गाड़ियां खड़ी है। एके वैद्य मार्ग में देखिए, हर जगह पे गाड़ियां खड़ी है। लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और जो रिलेटिव्स और पेशेंट्स के लिए गाड़ियां रोड पे खड़े रहती है। केसी मार्ग में जो सीलिंग पे रोड जाता है, बीएमसी ने अभी प्योर पार्क वहां शुरू किया है। एमईटी कॉलेज पे जो बच्चे आते हैं वो गाड़ियां लेके आते हैं, उनके पेरेंट्स, वो हमारे पारिजात बिल्डिंग, कमल पुष्प बिल्डिंग और जो एके वैद्य गार्डन है, वहां पर पैरेलल वहां रोड पे खड़े रहती है। रोड छोटा हो गया उसके वजह से, प्लस जो रेक्लेमेशन में रंग शारदा पे जो भी प्रोग्राम होता है, जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं, आप लोग सब लोग बड़े बड़े पार्टियां यहीं पर लेते हो। तो जितने लीडर्स आते हैं महाराष्ट्र के, बॉम्बे से या बॉम्बे के बाहर से, मुंबई से या मुंबई के बाहर से, ये सब लोग गाड़ियां लेके आते। तो मैंने एक पब्लिक पार्किंग का वहां पर अंडरग्राउंड पब्लिक पार्किंग विद अदर फैसिलिटीज डाला था। माडा से कॉरेस्पॉन्डेंस आ गया था, चालू था। आपने वो उठा के, आप बीसीसीआई के जो भी पद पे हो, ट्रेजरर हो, जो भी हो, आपने आपका रसूख यूज करके बीसीसीआई के प्रेशर में आके, या जो पता नहीं मुझे, आपने वो अजिंक्य राणे को क्रिकेट एकेडमी के लिए दे दिया। सर, आपको वोट यहाँ की पब्लिक डालती है, आपसे अपेक्षा यहाँ की पब्लिक रखती है। ये जो विजन है, मैंने जो विजन लगाया था और मेरी वाइफ ने जो प्रपोज किए थे, ये हम फ्यूचर का सोच के किए थे। हमको ये लोकेशंस पे इसलिए चाहिए था क्योंकि हमको बहुत दिक्कत होती है हमारे रेजिडेंट्स को। आप आके देखिए, आप लॉ मेकर हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के प्रतिनिधि है, आप अब मिनिस्टर रह चुके। केसी मार्ग, एके वैद्य मार्ग, ट्रैफिक देखो, पब्लिक के पास चलने को जगह नहीं है। दो गाड़ियां एक, they cannot come together, two vehicles cannot pass, four wheelers। ये परिस्थिति हो गई है, चाहे वो आपके ऑफिस के सामने हो, चाहे आपके ऑफिस के बाहर जहां आपका पंडाल लगता है गणपति का, वहीं पे वो रोड देख लीजिए यार, गार्डन का रोड देख लीजिए, एके वैद्य क्रीडांगन का रोड देख लीजिए, या जो मेरे ऑफिस के वहां का रोड वो देख लीजिए। तो पुलिस डिपार्टमेंट को मैंने कई चिट्ठियां लिखी, मैंने लेटर्स लिखा, रेजिडेंट्स के मैंने लेटर्स लगा के दिया सोसाइटीज के कि एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे पार्किंग करिए, कि ऑल्टरनेट डे, एक वन इधर ऑन दिस डे ऑन दिस साइड, द अदर डे ऑन अदर साइड। तो 4 सीनियर ट्रैफिक के चेंज हो गए, लेकिन वो प्रस्ताव, वो नोटिफिकेशन अभी तक वो लोगों ने नहीं किया। तो इसीलिए एक फ्यूचर का सोच के मैंने वो एक पब्लिक पार्किंग के लिए किया था। नॉमिनल फीस वगैरह ले लेते थे, ये होती थी, तो ये बहुत अच्छा, लेकिन आपने अजिंक्य राणे को दे दिया, ठीक है। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि ठीक है, आप पेपर में ये सब नहीं डालोगे जो न्यूज़पेपर में आप डालते हो। दूसरी बात फिर आ जाती है पटवर्धन पार्क पार्किंग, खार सैंटा क्रूज का जो फ्लाईओवर है। फिर अभी एक फ्रेश इशू आ गया बैंड्रा फोर्ट में, जो ब्यूटिफिकेशन, रिनोवेशन, रिस्टोरेशन का कुछ काम चालू है। पटवर्धन पार्क पार्किंग
मुझे नहीं पता ये प्रपोजल किसने लाया था, लेकिन ये प्रपोजल बहुत पहले आया था, क्योंकि जब मुझे याद है जब डीपी फाइनलाइज हो रहा था 2034 डीपी, उसका मेरे पास ड्राफ्ट है, उसमें मेंशन है 2016 की बात है, उसमें 16 या 15 की बात है, वो डेट लिखी हुई है, उसमें लिखा था कि पब्लिक पार्किंग एट पटवर्धन पार्क। ये डीपी जो ड्राफ्ट हो रही थी ड्राफ्ट में था। आपने ये चीज किसी से कंसल्ट नहीं की, जो लोकल रेजिडेंट्स को आपने नहीं वो किया, रेजिडेंट्स को आपने नहीं बताया, सडनली ये टेंडर्स निकाल दिया गया। ठीक है, सेम चीज खार सेंटा क्रूज फ्लाईओवर का जो खार सबवे है, वहां पर बहुत ट्रैफिक कंजेशन होता है, वहां के लोग परेशान होते हैं, जो वहां के लोग हैं, जो वो वेलिंगटन, जिमखाना, हसनाबाद और जो एसवी रोड है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। ईस्ट में जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है लोगों को, मिलन खार सबवे जो है इतना लोड नहीं ले सकता है। बहुत सालों से ये प्रपोजल है, खार वेस्ट के लोगों का भी है और खार ईस्ट के लोग भी चाहते हैं कि एक प्रॉपर कनेक्टिविटी रहे, लेकिन जिस तरीके से ये बीएमसी से ये टेंडर निकाल दिया गया था, किसी को पूछा नहीं गया था। पटवर्धन पार्क पार्किंग, खार सेंटा क्रूज फ्लाईओवर, nobody was consulted. Are the residents who are going, who use these grounds, who use the Patwardhan Park, those people who are residing at Khar Santa Cruz near Khar subway, if these people are not consulted, how do you expect? How should what is the role of a public representative? A public representative is a part of the public. He has to listen to them. The authorities will not listen to public. They will listen to the public representative who are elected by the public, member of legislative assembly. So it is your duty to have a joint meeting with the residents, with the local municipal councillors. I am planning this. These people have planned this way. What is your suggestion? How do you want it? Nothing of that sort. आपने ये चीज को अप्रूवल कर दिया, आपने विस्पुते को नहीं रोका, उगाड़े को नहीं रोका, ये सब चीजें बाहर आ गई। म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गांगरानी थे, उनके पहले जो थे वो भी आपके थे, इकबाल चहल जी। आप 30 महीने से तो आप लोगों ने ऑफिस बना के बैठे हो वहां पर बीएमसी हेडक्वार्टर्स में। तो हाउ वाज दिस? यो अगर मैं एमएलए रहूं और मेरे क्षेत्र में ये सब हो, हाउ विल आई अलाउ इट? नो वे। तो आई हैव टू स्टैंड विद द पब्लिक। इफ इट इज रॉन्ग आई हैव टू करेक्ट इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेम चीज अभी बैंड्रा फोर्ट का चालू है, वो गार्डन में जाके आया, वहां पर पब्लिक का इतना इश्यूज है, ग्रीन स्पेस को आपने कंक्रीट करवा दिया, गर्म हो रहा है वहां पर। 400 450 साल पुराना द फोर्ट, the plaster is done on a normal basis, normal material is used. How can you restore it? Archaeological, it comes under the archaeological heritage sites, this fort. I am surprised. Without consulting the residents, the garden cell removed a tender. There was a pond, further down on top where the fort is there. Besides that, there was a garden. There was a pond. वो pond damage कर दिया है आपने, एक्स्ट्रा कॉन्क्रीटाइज एरिया बना दिया है, ये बोल के कि जो लोग आते हैं उनको लिए जगह चाहिए बैठने को। एमपी थिएटर है वहां पर, एमपी थिएटर कैन बी यूटिलाइज ना, ठीक है। बाजू में, उसके बाजू में यू हैव मेड अनदर बिग कॉन्क्रीट स्लैब, ट्रीज वर कट, टॉयलेट्स, ह्यूज टॉयलेट 50 meters long and 6 meters दिस वे। टॉयलेट्स, कितने झाड़ काटे गए वहां पर, ग्रीनरी खत्म कर दिया आपने, कुछ जगह पर बचा हुआ है। The toilets could have been built outside on the left hand side where the dead end is there. सीरॉक का जो पार्किंग कर रहे हैं अभी ये लोग, यूज कर रहे हैं टाटा वाले, ताज एयरलाइंस वाले, दैट कॉर्नर में आप टॉयलेट, व्हाई डिड यू मेक द टॉयलेट ब्लॉक कंक्रीट टॉयलेट ब्लॉक्स विद स्टोन्स? यू हैव मेड अ टॉयलेट ब्लॉक देयर, यू अप्रूव्ड इट, यू डिडंट ऑब्जेक्ट टू इट। गार्डन सेल ने एक वर्क ऑर्डर लाया, बीएमसी के गार्डन सेल ने, एक इलेक्ट्रिफिकेशन का बीएमसी का है, एडिशनल लाइट्स वर पुट, एंड वन इज ऑफ द दिस आर्कियोलॉजिकल जो हेरिटेज वो होता है उसका है, जो फोर्ट्स को देखते हैं। So how can we damage those 450 years old heritage walls, stones,
इट हैज टू बी प्रॉपर्ली डन, कंसल्टेशन विद रेजिडेंट्स नहीं हुआ, ठीक है। पेपर में आप डाल देते हो कि मैं ये उद्घाटन कर रहा हूं, मैं वो उद्घाटन कर रहा हूं, ठीक है यार करिए, लेकिन यू हैव टू लिसन टू दिस। फिर आ जाते हैं हम लोग एक बड़े इश्यूज के ऊपर, ये तो डेवलप और भी इश्यूज हो गए, आई मस्ट बी मिसिंग देम, but I cannot make the video so long. So then we come to the other part of it. Now, as I told you, जो नित्यानंद नगर की लैंड डेवलपर्स, फिर ये ट्रांजिट कैंप जो है यहाँ पर माडा का रिक्लेमेशन में 50 चॉल्स है, उसके बाजू में करीबन 400 स्लम है। 2005, before I could become a municipal councillor, the annexure was prepared in 2005 and tender was given by MADA for 110 crores in which Om Metal Consortium करके जिसको टेंडर मिला था। This was before I could become a municipal councillor. अब 2007 में मैं municipal councillor बना, मैंने सब देखा पेपर्स, annexure 2 रेडी है, उसका LOI आ चुकी है, टेंडर हो चुका है, ठीक है। अब कुछ काम नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। हमने एक मीटिंग देखी आपकी जिसमें आपने शाहिद बलवा, डीबी रियलिटी वाले शाहिद बलवा के साथ आपने एक मीटिंग करी, एक वीडियो आया था, आपने भूमि पूजन करके कुछ या ट्रांजिट कैंप के लोगों को बुला के बिठाया था, वहां मीटिंग लिया था, ठीक है। आपने उन लोगों से कहा कि आपको सामने के जो बन रहे हैं टेम्पररी 160 स्क्वायर फीट के इसमें जाना है, आपको कोई एग्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ जाना है। आपके वहां से लोग आने के बाद मेरे पास बैठ के बोले कि वो बोल रहे हैं वहां जाइए और एग्रीमेंट भी नहीं देंगे। विदाउट एग्रीमेंट यू एक्सपेक्ट दिस पीपल, ये लोग को ट्रस्ट, ये लोग ट्रस्ट करेंगे वो डेवलपर पे और माडा पे? 2005 से अभी 2024 आ गया, करीबन 20 साल होने हैं, इसका टेंडर निकला, अभी तक कुछ काम नहीं किया ओम मेटल डेवलपर्स, और आपने अभी इसको जोड़ दिया है शाहिद बलवा को, डीबी रियलिटीज को। तो यू एक्सपेक्ट देम टू ट्रस्ट कि इनको तो ये एग्रीमेंट तो मांगेंगे कि भाई एग्रीमेंट चाहिए हमको कि भाई आप कितने दिन में बना के दोगे। ये बंदे ने इतने साल नहीं बनाया, उस वक्त जब इनको प्लॉट मिला था, ये डेवलप टेंडर भरा था इन्होंने, इनको पता था यहाँ CRZ है, FSI कम है। अब CRZ हट गया है, FSI बढ़ गई है, ये अभी अपने हिसाब से कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करेगा। इतने साल ये काम नहीं किया, बाद में माडा के साथ कुछ आर्बिट्रेशन चला इसका, क्योंकि माडा ने बोली FSI अब बढ़ गई है तो हमारा स्टेक भी इसमें ज्यादा रहेगा, क्योंकि इट इज जॉइंट प्रपोजल ऑफ ओम मेटल कंसोर्टियम एंड माडा। तो उसके बाद अब इतने साल वो काम नहीं किया, हाउ डू यू एक्सपेक्ट ये लोग जो रहते हैं ट्रांजिट कैंप में और बाजू में, वो कैसा उन पे भरोसा करोगे? तो राइटिंग में माडा और ओम मेटल का कंसोर्टियम ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जरूरी है कि माडा लिख के देगी कि भाई हम लोग आपको यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, इतने इतने दिन में आपको रिटर्न लाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, रेजिडेंट्स ने, मैं आपसे क्लियर कह रहा हूं, ये रेजिडेंट्स को 160 एरिया के ट्रांजिट में नहीं जाना है। ये जो चीजें हैं, सबकी फैमिली बढ़ गई, 160 का एरिया में कैसे जाएंगे ये लोग? वहां हीट कितनी है, ओपन लैंड, ओपन ग्राउंड है, वो कौन से मटेरियल से वो ट्रांजिट किया? ये इनका कहना है कि हम लोग राजा भाई भूने जाएंगे उसमें हीट से, और 160 एरिया में कैसे, 160 स्क्वायर फीट में कैसा रहेंगे? तो ये लोग बोल रहे हैं हमको उसमें नहीं जाना है, हमको रेंट दिला दो आप, हमारा कोई एग्रीमेंट हो जावे और उसके बाद रेंट दिला दो, हम लोग खुशी खुशी खाली करके दे देंगे, जल्दी से जल्दी माडा उनको बोल के बना के देवे। तो ये चीज देख लीजिए आप, क्योंकि ये इश्यू होने वाला है, आपसे डर के कुछ लोग चले जाएंगे, लेकिन ये चीज आगे आके ये इश्यू होने वाला है। ये लोग खुश नहीं है, ये लोगों को एग्रीमेंट चाहिए, माडा का ट्राई पार्टी एग्रीमेंट चाहिए और इनको ब्रांड चाहिए। तो वो मैं आपके कान पे डाल रहा हूं, ये वीडियो के जरिए पब्लिक को सामने भी ये जा रही है बात कि मैंने आज ये तारीख को आपको ये मैसेज दे रहा हूं। आज तारीख जो है 14 तारीख है और अक्टूबर का महीना है 2024। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जरूरी है इसलिए बता रहा हूं। अभी फिर आ जाते हैं जो स्लम्स की लैंड है, यहाँ पर बांद्रा, खास, सैंडा, बहुत से स्लम्स है, कोतवाड़ी है सैंटा क्रूज में, भीमवाड़ा है सैंटा क्रूज में, गजदर बांध बहुत बड़ा पट्टा है, अपनी जू इलाका आ जाता है सैंटा क्रूज वेस्ट। उसके बाद बड़े बड़े स्लम न्यू हनुमान नगर आ जाता है, काटा रोड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है।
काटर रोड के ऑपोजिट साइड पे हैं। उसके बाद और भी स्लम्स है, हमारे इंदिरा जी नगर है और महाराष्ट्र नगर 2 है, बहुत काफी स्लम्स है यहाँ पर। अभी न्यू हनुमान नगर का मैं आपको सवाल करता हूँ, 10 साल हो गए आप यहाँ पर हो, वहां पर दानिश मर्चेंट और रजत पटेल डेवलपर्स है। ये सेम डेवलपर्स है जो ओम मेटल कंसोर्टियम में पार्टनर्स है। आप दोनों की वो निकाल लीजिए, सेम कंपनी है। वहां पर अलग निमिष ग्लोबल नाम से हनुमान नगर में ये लोगों ने 1999 से ये लोग खेल रहे हैं। पहले दानिश मर्चेंट एग्रीमेंट बनाता है, फिर वो सोसाइटी के कुछ बदमाश लोग उसके साथ एग्रीमेंट बनाते हैं, फिर वो होल्ड पे रखता है। उसके बाद बोलता है अभी मैं नहीं कर सकता, ये मेरे पार्टनर है, रजत पटेल को आगे लाता है, फिर वो एक बनाते हैं, फिर तीसरा निमिष ग्लोबल करके रजत पटेल की दूसरी कंपनी है उसके साथ। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, वो काटर रोड के सामने बिल्कुल स्लम में 182 हाउसेज है। 182 एलिजिबल एंड प्रोटेक्टेड हाउसेज अंडर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र GR। अब 182 हाउसेज जब 1999 में और उसके बाद सब ये डेवलपर्स को मालूम था कि वहां पर सामने दरिया है, CRZ लगता है, FSI 1 मिलेगी, तो जो भी डेवलपर है वो प्रोजेक्ट हाथ में क्यों लिया? सबसे पहली बात, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट लेने के पहले जब उसको डेवलपर आता है तो उसका आर्किटेक्ट रहता है, उसके थ्रू वो वर्किंग करता है, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है, एक फाइनल करता है कि फिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने की, जिसमें मेरे को ये बना के इनको अगर यहाँ देना है तो मेरा बनाने में इतना एरिया जाएगा, उसके बाद मुझे फ्री सेल कंपोनेंट इतना मिलेगा, FSI इतनी है तो मुझे इतना मिलेगा। जब उसको पता था कि यह CRZ 1 FSI, तो इसने क्यों किया? उसके बाद इसने जो स्लम में रहते, जो घर में दूसरों के काम करते गरीब लोग, जिनको मालूमात नहीं SRA क्या होता है, FSI क्या होती है, उनके सोसाइटी के कुछ लोगों को पैसे दे के ये डेवलपर्स दानिश मर्चेंट वहां गरीब लोगों को बेवकूफ बना के क्लबिंग की स्कीम लेके आ गए। जोगेश्वरी में उनका कोई काम है, ओशीवीरा जोगेश्वरी ईस्ट में 182 को ये कहते हैं हम उठा के वहां देंगे, इतना वो हॉट चालू है वहां। 99 से लेके अभी तक 25 साल हो गए, नया जनरेशन वहां हो गया है, पढ़े लिखे बच्चे हो गए हैं वहां पर, जो माँ बाप ने गरीब ने भांडी घस के दूसरे काम करके गरीबों के पढ़ा के इनको बड़ा किया, उनको एजुकेशन दिया। आज वो बच्चे बोलते कि राजा भाई हम लोग वहां कैसे जाएंगे? आज हम बैंड्रा में पले बड़े, हमारा हर कुछ सब कुछ यहाँ है, हमारे बच्चे यहाँ है, हमारे कॉलेजेस यहाँ है, हमारे स्कूल्स यहाँ है, हमारा जॉब्स यहाँ है और हम लोग एलिजिबल है। आज वहां से CRZ हट गया है, 5 का FSI है, वो डेवलपर को 5 का FSI मिलेगा, इनको वहां भेजेगा, उसकी वहां की कोई स्कीम है सारी की, उसमें इनको वहां क्लबिंग करके 300 फुट का घर देगा और यहाँ पूरी ये जमीन खाली मिलेगी दरिया के सामने, काटा रोड के बिल्कुल सामने है, और वो सेल का यहाँ पर 5 FSI में डेवलप करेगा और बेचेगा ओपन मार्केट में। आप 10 साल से हो, आपने ये चीज को रोकना चाहिए था इमीडिएटली। आप मिनिस्टर थे, क्या हाउ कैन यू क्लब दिस स्कीम 10-15 किलोमीटर दूर, बैंड्रा वेस्ट, कार वेस्ट एंड जोगेश्वरी ओशीवीरा, कैसे कर सकते हो? ये आपने नहीं किया। आपने मीटिंग ली, एक आदमी ने आपके सामने अपने आप पे पेट्रोल डाला, खार पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी थे, सीनियर बैठे हुए थे, मैंने देखा वो वीडियो, आप बैठे हो, पब्लिक ने आपको बताया कि हमको नहीं जाना है, हमको इंसाफ दो इंसाफ दो, वो वीडियो वायरल है, आपने कुछ नहीं किया। सर ये जरूरी है, एक दो घर का इशू नहीं, 182, और ये सब लोगों ने आपको वोट दिया है, वोट देके आपको जिताया है 2014 में, 2019 में, और अभी 2024 के भी हमने वर्षाताई जो हमारी जीती खासदार अभी कांग्रेस की, हमारी पार्टी की, इनके भी मैंने रिजल्ट देखा, इन लोगों ने बीजेपी को ज्यादा वोट दिया है, उसके लिए बाद भी आपने काम नहीं किया। पता नहीं दानिश मर्चेंट, और ये दिख रहा है, वी आर एजुकेटेड पीपल, हम समझते हैं कैसा होता है, कानून कायदा समझते हैं, सारे हम समझते हैं, रीडेवलपमेंट हम समझते हैं, अरे हमको पब्लिक की तरफ खड़ा रहना है, वी हैव टू स्टैंड विद द पीपल। ये पब्लिक ने हमको जिता के दिया है। सोसाइटी तो बदमाश होती है हर जगह, कुछ सोसाइटी अच्छी होती है, ज्यादा करके सोसाइटी बदमाश होती है। आपने अंबेडकर नगर में भी उनको इंसाफ नहीं दिलाया है। अंबेडकर नगर जॉय डेवलपर्स है, आज इतने परेशान है लोग, वहां पे लोगों का पात्रता रुक गई है, 10-10, 11-11 लाख रुपए वो लोग मांग रहे पात्रता के लिए। कितना पुराना प्रोजेक्ट है, कुछ नहीं। गस्दर बांध
गाला डेवलपर्स को आप सपोर्ट कर रहे हो, वहां लेके आए हो, आपके पूरे कार्यकर्ता वहां पर उसके ऑफिस में बैठे रहते हैं। जूना एनेक्चर है, उसको आपने प्लॉट एरियाज चेंज कर दिया, वहां पर सीटीएस नंबर चेंज कर दिया। आगे की 2 लाइन गजदरबान की जो कमर्शियल लाइन है, जितने रोड कटिंग में आप रोड वाइडनिंग के बहाने आपने सर्वे करवा के रखा है। बीएमसी से अधिकारी ने मुझे बोले कि राजा भाई ये सब उड़ जाएंगे, इनको 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा और स्पीकिंग ऑर्डर्स निकाल के ये उड़ा दिया जाएगा। हमने सिर्फ रोका है एमएलए के इलेक्शन के लिए। तो एमएलए का इलेक्शन होने के बाद ये पूरी गजदरबान की जो आगे की लाइन है रोड वाइडनिंग के अंदर आप उड़ा दोगे। आप इनको बोलोगे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो, तो ये एसआरए में अगर ये जाते हैं तो 2000 के पहले के इनके डॉक्यूमेंट्स हो गए इनके पास, वो पात्र हो जाएंगे। लेकिन आप जब उनको बीएमसी का नोटिस दोगे रोड वाइडनिंग के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तो बीएमसी 2000 के पहले के डॉक्यूमेंट्स 2000 तक के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बोलेगा 1964 के कमर्शियल डॉक्यूमेंट चाहिए। वो कहां से लाएंगे कमर्शियल डॉक्यूमेंट 1964 के? और वो स्पीकिंग ऑर्डर में नॉट एलिजिबल करके उड़ा देगा और ताबड़तोड़ बिना विस्पुते वहां तोड़ने भेज देगा। जब तक इलेक्शन होने के बाद ये कर देंगे कार्रवाई। सर्वे पूरा हो चुका है, नंबरिंग डाल दी गई है, मुझे बताया लोगों ने वहां के। ये आपका काम है कि इनको भी समावेश करके पूरा इनको एनेक्चर में लिया जाए, पूरा एनेक्चर पात्र हो। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, जो भी लोग अधिकारी है उनको बोल के आप ये पूरा जितने लोग हैं सबको पहले पात्र करवाइए। लोग थैली लेके घूम रहे हैं पात्र करने के लिए, हर स्लम में हर जगह पर लोग घूम रहे हैं। अरे लोग परेशान है। एक तो डिमोनेटाइजेशन हो गया, उसके बाद से लोगों की नौकरियां चली गई, पैसा खत्म हो गया, कोविड आया, उसके बाद लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है। लोग काम धंधा छोड़ के डॉक्यूमेंट्स लेके एसआरए, कलेक्टर, माडा, बीएमसी में घूम रहे हैं। आमदार साहब, मैं हाथ जोड़ के आपसे बोलता हूं, क्या आपने कर दिया है? हम पब्लिक चुनती है हमको। वहां पर मुझे ये बताया गया है कि गजदरबान के जो वो गैरेजेस, वो आगे का जो हिस्सा है, आपने उस स्कीम में से निकालने बोला है। अरे एसआरए जो, तो वो क्यों वहीं रोड पे रहेंगे? वो रोड चौड़ा करना है, हमको तकलीफ होती है, हमारे को सबको घर भी देना है वहीं पर। तो गाला डेवलपर्स कैसे काम कर रहा है? एनेक्चर तैयार करके रोड जल्दी से काम शुरू करिए, सबको एकोमोडेट करिए, वहां पे रोड भी चौड़ा हो जाता है, फैसिलिटीज हो जाती है, और भी चीजें हो जाती है। प्रॉपर कनेक्टिविटी करिए, जू तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। स्काई वॉक वगैरह भी एक छोटा सा बन जाएगा, तो वो वहां जाने को भी आसान हो जाएगा। एक विजन चाहिए, रोड चौड़ा करना है, हर जगह पे रोड चौड़ा करना है। लेकिन डेवलपर्स, हमको पब्लिक चुनती है, पब्लिक को जिता के देना। हर जगह पे अलग इश्यूज है, डेवलप सोसाइटीज में अलग इश्यूज है, स्लम्स में अलग इश्यूज है। हमको डेवलप सोसाइटीज के ही पब्लिक का जो इश्यूज है, कोई गलत करता है डेवलपर, उनके साथ खड़ा रहना है पब्लिक के साथ। और स्लम में भी कोई गलत करता है तो हमको, ये जमीन गवर्नमेंट्स की है, कलेक्टर की है, बीएमसी की है, माडा की है, एमएसआरडीसी की है। हमको जमीन बचाना है, हमको हमारे लोगों को यहीं बसाना है। कोई भी डेवलपर, चाहे वो डेवलप सोसाइटी के साथ कुछ प्रॉब्लम करता हो या वो गरीब लोगों के साथ करता हो, हमको उनके साथ खड़ा रहना है। वी हैव टू फाइट फॉर जस्टिस। ऐसे नहीं चलेगा। आप लिखते हो मैं ये उद्घाटन कर रहा हूं, मैंने वो बना दिया, मैंने वो ब्यूटिफिकेशन कर दिया। अरे वो जरूरी है, दिस इज पार्ट ऑफ दिस 10 years यू हैव टू डू। 10 years है, बहुत बड़ा अरसा होता है। मैंने भी बहुत कुछ किया है 2007 से। मैं तो इंडिपेंडेंट जीत के आता हूं अभी तक। और ये चीजें आपको करनी थी, आपने नहीं किया। ये और भी चीजें बहुत है। आज हम हर इश्यूज के ऊपर, हमारे पास 10 साल से ना कोई एमपी था ना एमएलए था। 2014 के बाद आपका एमपी था, आप एमएलए थे, आपकी गवर्नमेंट थी, आप हर चीज के ऊपर काबिज थे। लास्ट में 30 महीने से आपने बीएमसी इलेक्शन नहीं किया। एक नगर सेवक था, वो भी कुछ कर नहीं पाया, उसकी आवाज सुनी नहीं जाती क्योंकि इलेक्शन ही नहीं हुआ है। अधिकारी सब आप लोग की आवाज सुनते हैं। आज हमारी खासदार वर्षाताई गायकवाड़ आई, जैसे वो आई इतने इश्यूज हमारे सामने थे, हमने सब उनके सामने रखना चालू किया। वो जून से आने के बाद वो आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा ले रही है, अदानी के खिलाफ मोर्चा ले रही है, ये इशू वो इशू, हर चीज पे रोड पे उतर रही है, झगड़ रही है, लड़ रही है, पुलिस उनको अरेस्ट करके अंदर डाल रही है। एक लेडी होने के बाद ये सब चीजें वो कर रही है। तो ये इश्यूज अभी हमको लेना है। एसआरए में उस दिन मीटिंग हुई, 70 इश्यूज थे, बैंड्रा खार सेंटा क्रूज के, और भी इश्यूज थे।
टाइम नहीं था। वो सीओ बैठे हैं महेंद्र कल्याणकर जी, उनके सामने उनके अधिकारी एग्जीक्यूटिव थे, डेप्यूटी इंजीनियर थे, मिटकर सब थे। इतने इश्यूज है, लिमिटेड बोला मैंने, नहीं तो और कितने इश्यूज थे मेरे पास जो पब्लिक के इश्यूज है, जो मैं फाइट कर रहा हूं। हमको खड़े रहना है। आज हमने ये बातें सब वर्षाताई के सामने लाई और हम खड़े रहेंगे डट के वो सब इश्यूज के ऊपर, चाहे वो लैंड इन एरिया लीज का रहे, रिक्लेमेशन एके वैद्य रहवासी संघ का, यूनिकॉस का, दूसरे इश्यूज रीडेवलपमेंट ऑफ ये एसआरए, जो इश्यूज 54 एकर्स का, उसको भी हम अपोज कर रहे हैं जो अदानी को दिया है। नित्यानंद नगर का 18,000 स्क्वायर मीटर का लैंड, विजार्ड ग्रुप, सत्यन टंडन, रेडियस ग्रुप, संजय चाबड़िया, बाबा दीवान, वो भी हम अपोज कर रहे हैं। बहुत से इश्यूज है। गजदर बांध, कोतवाड़ी में लोगों का इलेक्शन फाइनल नहीं हुआ है, लोगों को सर्वे बाकी है, पात्रता बाकी है। 4,000 स्क्वायर में वो भीमवाड़ा में, कोतवाड़ी में, इतना बड़ा इश्यू है। आपका क्षेत्र है, आपके नगर सेविका है, आप एमएलए है। गजदरबान आपका इलाका है, आपका एमएलए, आप एमएलए हो, आपके नगर सेविका है, नगर सेवक है जो आपके पार्टी आपके अलायंस में है। बीएमसी कॉलोनी, बीएमसी वार्ड के बाजू हसनाबाद लेन, आपकी नगर सेविका अलका केलकर, आप एमएलए है। कितना परेशान किया जा रहा है उन लोगों को। 70 साल 80 साल से वो लोग, हम गरीब लोग हमारे को सेवा करते हैं, एसडब्ल्यूएम वर्कर्स है, हमारी गटरें साफ करते, हमारा कचरा उठाते सोसाइटीज में जाके। आज उनको इतना परेशान किया जा रहा है, घसीट घसीट के निकाल के। अरे उनकी सोसाइटी है, उनका अधिकार है। हम जब ट्रांजिट कैंप में, रीडेवलपमेंट के ट्रांजिट कैंप के अंदर 3 कैटेगरी बना के गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का आपने जीआर लाया, आप उस दिन वीडियो में बोल रहे थे शाहिद बलवा के साथ बैठ के। कैटेगरी 1 आपने बोला ट्रांजिट कैंप में जो ऑफिशियली अलॉट हुआ है, जो आए हैं ट्रांजिट में 40-45 साल पहले, वो नंबर 1 कैटेगरी। नंबर 2 कैटेगरी जो वो ऑफिशियली अलॉट थे, कुछ साल बाद उनको किधर जाना था भेज दिए, वो सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी जो माडा के पास सरेंडर किए, वो घर जो लोगों ने ताला तोड़ा और उसके अंदर घुसे, घुसखोर, ये घुसखोर वर्ड यूज होता है। तो घुसखोर यानी एक क्रिमिनल, बराबर, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था। आपने थर्ड कैटेगरी में उनको भी घर देने के लिए बोला, लेकिन 2.5 लाख रुपया कुछ उनको भरना पड़ेगा। तो बांद्रा वेस्ट में 2.5 लाख रुपए लोग भर देंगे, कोई इशू नहीं। तो मुझे किसी को घर मिलने से आपत्ति नहीं है, मैं चाहता हूं सबकी छत हो, ठीक है, अच्छी बात है। तो यही चीज वो जो 70 साल से बीएमसी कॉलोनी में, हसनाबाद लेन में जो लोग, उनके बाप दादा हमारी सेवा करते, हमारा कचरा उठाते, हमारी गटर साफ करते, हमारी टॉयलेट साफ करते, हमारी सोसाइटीज को क्लीन रखते, वो एक क्षेत्र के अंदर उनके स्लम है, उनके चौल है, आप उनको परमानेंटली ओनरशिप का घर क्यों नहीं दिलवा रहे हो? जीआर क्यों नहीं निकलवाया? आश्रय योजना नहीं, जैसा माडा का आपने ये रीडेवलपमेंट का जो डीबी रियलिटी वाला वहां भी कर रहा है, मालूम है ना आपको? बीकेसी में, भारत नगर में, पीएमजी कॉलोनी 700 घर का, उस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे वो जीआर निकलवाए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आपकी सरकार थी। वो 3 जो कैटेगरी बनाई उस टाइम पे बनाई गई थी जस्ट टू फैसिलिटेट दैट डेवलपमेंट ऑफ 700 ट्रांसिट कैंप्स इन भारत नगर, जस्ट टचिंग द बीकेसी रोड। तो वो जीआर आपने निकाला, वो जीआर यहां भी यूज होएगा, बांद्रा रिक्लेमेशन, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, डेवलपमेंट चाहिए हमको भी। वो चीज, वो जो लोग हमारी सेवा करते हैं, जो हमारे गंदा काम करते हैं, हमारा कचरा उठाते हैं, हमारी गटरें साफ करते हैं, उनका हक नहीं है उनको जीआर प्रॉपर, उनको घर मिलना चाहिए 425 फुट का परमानेंटली। यहाँ पर कुछ भी नहीं किया आपने। और उस दिन घसीट घसीट के विस्फोट ने बीएमसी वालों को भेजा 1.5 महीना पहले, और घसीट घसीट के निकाल रहे थे उनको। हमारे लोग जाके अपोज करे, पुलिस आके पकड़ लेती है, घसीट के उनको वो करती है कि आपको अरेस्ट कर लेंगे, आप पे एफआईआर लेगा। हमारे कार्यकर्ता वहां जाते हैं तो पुलिस भी आपकी सुनती है, जितने वो पुलिस वाले थे वो सब आपके फोटो में दिखते। तो आप आमदार हो, आप मिनिस्टर हो, आप कब से हो? 2002 में आप नगर सेवक बने, उसके पहले, उसके बाद एमएलसी बने, फिर उसके बाद आप 2002 में इंप्रूवमेंट कमेटी चेयरमैन थे आप, तो उसके बाद एमएलसी, फिर उसके बाद एक सिलसिला चलते गया आपका, एमएलए, मिनिस्टर, फिर आप ये बीसीसीआई के आप खजांची, इतने बड़े लेवल पे आपका जिम्मेदारी बनता था ये काम करने का।
आपने नहीं किया। मैं ये बातें उठाऊंगा, जरूर उठाऊंगा। मैंने वर्षाताई हमारी खासदार को बोला हूं कि ये चीजें हैं, लड़ रही है वो, लड़ेंगे आगे भी हम। ये वीडियो निकाला इसलिए कि आचार संहिता होगी, उसके बाद में लोगों को नहीं बता पाऊंगा। आप न्यूज़पेपर में रोज सुबह देखो, न्यूज़पेपर खोलो तो आपका पैम्पलेट रहता है, कलर में पैम्पलेट, हर जगह देखो आपके बैनर है। आज दही हंडी से लेकर अब तक कितने त्योहार हो गए, दही हंडी, गणपति, गणेश उत्सव, फिर ईद मिलादुल नबी, उसके बाद अभी ये जो नवरात्रि, हर जगह आपके बैनर, हर रोड पे बैनर्स आपके, हंडी, सब जगह आपका ये वाह वाह कर रहे सब लोग इतना, यानी। और वो दही हंडी में तो सब जितने लोग, जितने मंडल, सब आपका टी शर्ट और आपकी चड्डी पहने हुए थे। उनसे पूछा मैंने तो बोले सगळं दिलं आमदार साहेबनी आम्हाला, crores of rupees are spent on that। सर अच्छी बात है, नौजवानों को प्रोत्साहित करना, उनको ये देना। मैंने कुछ सजेशन रखा था आपके सामने कि ऑफिशियली जो दही हंडी फोड़ते हैं बच्चे, जो मंडल है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस होना चाहिए, वो मंडल को, प्राइवेट नहीं चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से। और भी मैंने सजेशन दिए थे। तो सर ये हर जगह आपका बैनर्स, आपका ये, तो ये मैं इसलिए अब सब बोल रहा हूं क्योंकि आचार संहिता लगेगी तो हमें बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है, इलेक्शन के मन से मैं बोलूंगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके यहाँ बैठे हैं, जो 2007 से हम आए और आज तक आज बैठे हैं। हमने पब्लिक का काम किया है, लोगों के दिल में हमारी जगह है, लोगों को पता है कि राजा भाई काम करने वाला नेता है। और आई एक्सपेक्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड। मेरी कोई किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी हम भी क्लेम कर रहे हैं टिकट। मैंने भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा हूं और मैं भी मेरी दावेदारी कर रहा हूं, एंड मैं ये सब चीज का अवेयर हूं। और अगर मैं अवेयर हूं तो बीइंग एन ऑपोजिशन, पब्लिक तो आपसे डरेगी, वो आपको नहीं बताएगी, मैं बता रहा हूं आपसे। और आपको मैं फिर कहता हूं, शुरू में जो कहा था मैंने, आई एम रेडी टू डिबेट ऑल दीज इश्यूज विथ यू सर। अगर आप चाहते हो, आप बांद्रा वेस्ट असेंबली के 170 मेंबर्स के एमएलए हो, मैं आज की तारीख में ना नगर सेवक हूं ना कुछ हूं, मैं था 30 महीने से आपने ये नहीं करवाया है इलेक्शन आपकी सरकार ने। मैं आपसे डिबेट करने को राजी हूं। दूसरी बात, ये सब इश्यूज हम उठाएंगे, हमारी खासदार सक्षम है, हम उठाएंगे और जैसे जैसे होगा हम इनको इंसाफ दिलाएंगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ द इश्यूज वी विल टेक इट अप, whatever issues are concerning the public, the residents of 177 Bandra Assembly, or other issues which are concerning not Central Parliamentary Assembly of Varshatai, or any issues which are concerning residents of Mumbai city, we are ready to face and fight for your rights. We will always be there for you. We have been there for you. We will always be there for you. So please do understand why I have made this video. I will not be able to convey my message to you further like that, because election code of conduct will be there and there will be restrictions on us. We will not be able to convey a message to you. Thank you. Maybe this video is long. I am not saying I'm a perfect person, but I try to be as this, I can get justice for everybody and stand with people where issues are concerned. Sorry if I have taken much time of yours. Thank you very much.